आप जी 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 रितु जी। थैंक यू वेरी मच मच मनीष जी। मेरा नाम रितु है और मैं एक अल्कोहलिक, एक शराबी हूँ। और हाय रितु जी। जब मैं इन कमरों में आई थी 28 साल पहले, और जब उन्होंने बोला कि मैं अल्कोहलिक हूँ, शराबी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था। क्योंकि आप कैसे बोल सकते हो मुझे कि मैं शराबी हूँ? हालांकि मुझे बोला गया था कि जब तक मैं नहीं बोलूंगी कि मैं शराबी हूँ, कोई इस कमरे में मुझे नहीं बोलेगा कि आप शराबी हो। पर जब मैं इस कमरे में आई और प्रॉब्लम था अल्कोहल से, वो तो मैं मानती थी, स्वीकार करती थी। पर ये स्वीकार करना कि मैं शराबी हूँ और अल्कोहलिक हूँ, ये मेरे को मुश्किल था। और क्योंकि मेरे लिए तो शराबी वो था जो लाल आंखों के साथ, फटे कपड़ों के साथ सड़क पे गिरा पड़ा हो, घर से निकाल दिया, नौकरी नहीं है, परिवार नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, और ऐसे, वो मेरे लिए अल्कोहलिक था। मेरे साथ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ था। बट ये एक बीमारी है। और इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूं मनोज भाई का। बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक कि आपने 8-9 दिन से शराब नहीं पी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे मेरे लिए तो जब मैं इन कमरों में आई थी, 2 घंटे भी शराब ना पीना मुश्किल बात था। और मुझे यहाँ पे बताया गया कि ये तो बीमारी है। और बीमारी ये नहीं देख के आती कि वो औरत को है कि आदमी को है। बीमारी तो बीमारी होती है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है। वो तो इंसान को होती है ना, ये नहीं देख के आती कि औरत या आदमी। तो मैं तो सोचती थी मैं बहुत खराब औरत हूँ। और 28 साल पहले तो, आजकल तो फिर भी लड़कियां बहुत दारू पीती है और समाज बहुत बदल गया है। और हमारे टाइम में ऐसे नहीं था। मेरे परिवार में लोग पीते थे, पर मेरे जैसे मैंने किसी लेडी को नहीं पीते हुए देखा था। तो मैं अपनी नजरों में तो बहुत गिरी हुई थी। बट ये भगवान की कृपा है कि किसी तरह मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरे मिल गए। मैंने तो पूरा अपना प्लान कर लिया था कि मैं दारू पीते पीते इस दुनिया से निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। और मुझे एए के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उस टाइम में एए बहुत ही छोटी संस्था थी दिल्ली में। और मीटिंग्स वगैरह होती हैं क्या। तो जब मेरे को बोला गया एए जाने के लिए, मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके और दारू पीना सीखूंगी, कि 2 या 3 ड्रिंक मुझे पिलाना सिखा दो। क्योंकि नहीं पीने का तो कोई प्लान ही नहीं था और कोई सोच भी नहीं थी। दारू तो मेरी जिंदगी थी। अगर मैं दारू नहीं पीऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। ये मेरे को, मेरी ये भ्रष्ट बुद्धि में नहीं समझ आया कि अगर मैं दारू पीऊंगी तो मैं पीते पीते मर जाऊंगी, और अगर मैं दारू नहीं पीऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। पर एनीवेज, मैं पहली मीटिंग में जब आई इन कमरों में, मेरे को भेजा गया। और मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, बट दूसरों को चुप कराने के लिए मैं आई। और कि मैं चलो एक मीटिंग चले जाऊंगी और फिर ये लोग मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे जिस दिन मैं वो 18 नवंबर 1997, उस दिन मेरी पहली मीटिंग थी उजाला ग्रुप में। और सुधीर जी को मालूम है, वो मेरे से 1 साल पहले 15 जनवरी 1997 में आए थे। और वो भी उन कमरों में थे। ये उजाला मीटिंग सबसे बड़ी मीटिंग थी। एक होती थी कनॉट प्लेस में क्लीन स्लेट ग्रुप, जहाँ से एए शुरू हुआ था दिल्ली में, और एक थी ये उजाला मीटिंग। और मेरे देखते देखते ये मीटिंग बढ़ती गई, बड़ी होती गई, और बहुत ही बढ़िया मीटिंग थी। 7 दिन हर रोज मीटिंग होती थी, और हमारा एक परिवार सा बन गया। और हम सब इकट्ठा यहाँ पे शुरू के कुछ साल हमने गुजारे हैं। तो सुधीर जी के साथ तो मेरा शुरू में हम लोगों का इकट्ठा मीटिंग करना बहुत था। बट एनीवे, जब पहले दिन में मैं कमरे में आई और मैं बैठी,
और लोगों ने अपने वो जैसे न्यू कमर के लिए करते हैं रिकवरी डिजीज स्टोरी किया। और मैंने जब सुना, पहले तो मैंने देखा इतने अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, अच्छे पढ़े लिखे लोग उस कमरे में बैठे थे, हंस रहे थे, एजुकेटेड थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ और, मतलब ऐसे अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए थे, बिजनेस वाले थे। और मैंने कहा ये लोग तो शराबी लगते ही नहीं है। पर जब उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, वो तो बिल्कुल मेरी जैसी कहानी थी, कि शराब को इतना पीना कि ब्लैकआउट हो जाना, इतना पीना कि फिर छुपाना पड़ना, घर वाले नाराज हो गए थे शराब की वजह। शराब क्यों पी? क्योंकि अंदर इतना गुस्सा भरा था, रिजेंटमेंट भरी थी, शर्म भरी थी, इतना डिप्रेशन हुआ था। इन सब चीजों से हटने के लिए मैं शराब पी रही थी। और ये सब लोग वही बातें कर रहे थे, उनकी कहानियां बिल्कुल मेरी जैसी थी। खाली मैं जो थी, मैं इतनी डिप्रेशन में थी जब मैं आई इन कमरों में, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, मेरे सर में इतना अंधेरा था। बट ये लोग तो इतने फर्क लग रहे थे। और फिर जब उन्होंने रिकवरी की बात करी और बताया कि यहाँ रिकवरी में क्या होता है, पहले बताया कि ये बीमारी है, फिजिकल एलर्जी है, मेंटल आध्यात्मिक शून्यता और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है। तो आध्यात्मिक शून्यता होता है ना, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, मेंटल ऑब्सेशन है, ये सब। जब इन्होंने ये सब बताया तो मुझे सबसे पहले तो मेरी शर्म कम हो गई कि मैं गिरी हुई औरत नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। और उन्होंने मुझे बोला आप खराब नहीं हो, आप पागल नहीं हो, आप बीमार हो। और ये बीमारी का हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, पर इन कमरों में इलाज है। बाकी बीमारी, जब किसी को कैंसर होता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, सारी उनका पूरा फैमिली इर्द गिर्द उनके होता है और उनको मदद करता है, घर आके उनकी देखभाल करता है। तो इस बीमारी में तो घर वाले बोलते हैं घर से निकल जाओ। जैसे मनोज भाई कह रहे थे, उनकी बीवी चली गई घर छोड़ के, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में तो लेडीज चली जाएंगी ना। अगर अगर जैसे मैं लेडी थी और मैं पी रही थी, औरत होके पी रही थी, तो मुझे तो घर से निकाल ही देते, पर मेरे घर वालों ने मुझे नहीं निकाला। उसके लिए मैं बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ। सो एनीवेज, तो फिर मुझे पता लगा कि ये इन कमरों में जो इलाज है वो है प्रोग्राम, 12 कदमों का प्रोग्राम। और मुझे क्योंकि पहला पहला जो प्रॉब्लम है फिजिकल एलर्जी, अगर मैं पहला घूंट शराब का पीऊंगी तो मेरा वो एलर्जी शुरू हो जाएगा और मुझे और चाहिए, और मेरे को और पीने को होगा, जब तक कि मैं और पी ना पाऊं, मैं ब्लैकआउट में चले जाऊं, मैं पास आउट हो जाऊं, मैं पीती रहूंगी। ये एंड में आके ये होता है। ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, धीरे धीरे करके बढ़ती है। शुरू में तो मैं भी सोशल ड्रिंकर थी, पर 4 साल में 4 साल लगे बस मुझे इस हाल में पहुंचने के लिए कि मुझे रोज पीना था। आखिरी साल में तो मुझे सुबह से पीना था, और मैं मॉर्निंग ड्रिंकर बन गई थी, और सुबह से लेकर रात तक मैं पीती थी। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, पर फिर भी मैं दारू छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके बिना मेरा गुजारा नहीं था। तो उन्होंने बोला तो ये छोड़, पहला तो ये एलर्जी तभी रुकेगी जब मैं एक दारू का घूंट नहीं पीऊंगी। 2 दिन ड्रिंक, 3 ड्रिंक से नहीं होता है, वो पहला ड्रिंक, पहला घूंट शराब का, और मैं गई काम से। फिर तो कोई मुझे, भगवान भी नीचे उतर आएगा, वो मुझे नहीं रोक पाएगा। तो पहला तो ये था। पर ये इस खाली ये नहीं है बीमारी, मेंटल ऑब्सेशन बीमारी है। ये मेंटल ऑब्सेशन का मतलब कि मेरी ये दारू अगर मैं जब तक मेरे हाथ में नहीं होती है, मेरे दिमाग में घूम रही होती है, कहाँ पीऊंगी, कब पीऊंगी, पैसे का बंदोबस्त कैसे करूं, कल ड्राई डे है तो पहले से बंदोबस्त करूं। बस पूरा टाइम कि मैं दारू घूमती है जब तक कि मैं उसको पी नहीं लेती हूँ। और आध्यात्मिक शून्यता तो मतलब मैं इस हाल में पहुंच गई थी कि मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको बहुत प्यार करती थी, पर दारू के सामने वो भी पीछे थे। पहले दारू, फिर और कुछ और जब मैं दारू के नशे में होती थी तो बच्चे क्या, माँ बाप क्या, कुछ नहीं नजर आता था, कुछ नहीं दिखता था। फिर मैं और मेरी दारू।
तो ये तो बीमारी थी। तो अब इस बीमारी को दूर करने के लिए ये 12 कदम करने पड़ेंगे। और 12 हम ये उस दिन सुधीर भाई और मैं बात कर रहे थे इसके बारे में, और ये इतनी अच्छे से समझाई गई थी ये बात, कि इस बीमारी का एक बहुत बड़ा वो है रिलैप्स, कि लोग आते हैं मीटिंग में, थोड़े दिन के लिए नहीं पीते हैं और फिर पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि खाली दारू नहीं पीने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक्चुअली 12 कदमों का है जो हमारे मेंटल ऑब्सेशन को हटाएगा, और मैं उसको तभी कर सकती हूँ जब मैं दारू नहीं पीऊं। तो मेरे को तीनों एरिया में काम करना पड़ेगा, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। नहीं तो मैं दारू पीऊंगी, नहीं तो मैं वापस, अगर मैंने दारू नहीं पी और मैं खाली मीटिंग में आती रही और कुछ नहीं किया, तो मैं ये प्रोग्राम नहीं किया, तो मेरी दिमाग की बीमारी बढ़ती रहेगी। ये जो ऑब्सेशन है दारू से हटके दूसरी जगह में चला जाएगा, या मैं खाने में चले जाऊंगी, बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया या खाना शुरू कर दिया, या मैं सेक्स में चले जाऊंगी, या मैं पावर में चले जाऊंगी, या मैं कुछ ना कुछ तो कोडिपेंडेंसी में चले जाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरा ये ऑब्सेशन कहीं और चला जाएगा। तो मैं फिर ठीक तो नहीं हुई, खाली दारू नहीं पी रही हूँ, बट मैं वो उसको दूसरे एडिक्शन में लेके चली गई हूँ। तो ये मेंटल ऑब्सेशन को शांत करने का प्रोग्राम है, और इसका ये 12 कदमों के थ्रू होता है। तो और 12 कदम पहले तो मुझे बोला गया कि आप इन कमरों में आओ, एक स्पॉन्सर चुनो। और वो स्पॉन्सर कौन होता है? वो एक और शराबी होता है जो कुछ साल इस प्रोग्राम में होता है, और जिसने ये 12 कदम का प्रोग्राम कर लिया हो, जिससे कि वो तो एक शराबी जब दूसरे की मदद करता है, किसी को नहीं ज्यादा समझ आएगी इससे कि एक और शराबी जो इसी दौर से गुजर चुका है जैसे मैं गुजरी हूँ। तो स्पॉन्सर फिर 12 कदमों को के हमें सिखाते हैं। और जो पहला कदम, जैसे सुधीर जी कह रहे थे, तो पहली हमको शुरुआत ही वहां से करनी है कि मैं शराब से पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ, मैं नहीं पी सकती, क्योंकि अगर मैं पीऊंगी तो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, जो मेरी तो हो गई थी। ये तो मैंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। मेरे रिश्ते सब खत्म हो गए थे, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था, सब मेरे से डरते थे, मेरे बच्चे डरते थे मेरे से कि अब ये दारू पी के और फिर ये धुत हो जाएगी और फिर पता नहीं क्या कुछ ड्रामे करेगी। क्योंकि मैं जब मैं ये जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, तो मेरी एलर्जी ऐसी होती है कि मैं इतना ज्यादा पीने लगती हूँ जो मेरी बॉडी संभाल नहीं सकती है। तो मेरा दिमाग में चली जाती है और मैं ब्लैकआउट में चले जाती हूँ। और जब मैं ब्लैकआउट में चले जाती हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, याद भी नहीं रहता। अगले दिन मुझे बताते थे घर वाले कि तुमने ऐसे किया और ऐसे किया, और मैं तो हैरान हो जाती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी चीजें कर सकती हूँ। बट जब मेरे भाई ने बोला, मेरे मम्मी डैडी ने बोला, मेरे बच्चों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, तो मुझे मानना पड़ा। और मुझे बहुत शर्म आती थी, बट और मैं यही सोची थी आज मैं इतना नहीं पीऊंगी, आज मैं कम पीऊंगी। पर मैं वो एक दफा पीना शुरू कर दिया तो रुकता ही नहीं था। तो यहाँ तो मैं स्वीकार करने को तैयार थी ये बात। पर दूसरा कदम ने ये बोला कि मैं मानती हूँ कि ये बीमारी मैं नहीं हटा सकती, कोई पावर ग्रेटर देन ईश्वर, कोई शक्ति, मेरे से बड़ी शक्ति। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे भी मेरी टूटी फूटी हिंदी है उसमें बोलने की, कि मैं जितना भी ये कोई ईश्वर, कोई शक्ति जो मेरे से ऊंची है, वो ही मेरी ये पागलपन को दूर कर सकता है। तो और सेकंड स्टेप में रिस्टोर मी टू सैनिटी, मतलब मुझे पागलपन से बचाना। तो उसका मतलब आप बोल रहे हो मैं पागल हूँ? तो फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला मैं तो पागल नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा पीती हूँ और पी के मैं उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ,
पर जब मैं नहीं पीती तो फिर तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये जो इनसैनिटी, अब हिंदी का वर्ड मुझे नहीं पता, इनसैनिटी मतलब पागलपन, इनसैनिटी का आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग ढूंढो और देखो वो क्या बोलता है। तो डिक्शनरी जब मैंने खोली तो उसमें लिखा था इनसैनिटी मीन्स डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, कि मैं वही चीज बार बार करती जाऊंगी और सोचूंगी कि अब की बारी उसका रिजल्ट कुछ और होगा। पर अगर मैं वही चीज करूंगी तो उसका रिजल्ट भी वही होगा ना। तो अगर मैं रोज कहती थी कि अच्छा आज मैं कम पीऊंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं खाली वाइन पीऊंगी, आज मैं खाली बियर पीऊंगी, पर दारू तो पी रही थी और दारू पीऊंगी तो फिर मैं ड्रंक होऊंगी ना। तो ये तो फिर उन स्पॉन्सर ने कहा अगर ये पागलपन नहीं है तो ये क्या है। तब मुझे मानना पड़ा कि सच्ची में ये तो बिल्कुल पागलपन की बीमारी है। और पर 12 कदम करने से मैं इस पागलपन को दूर कर सकती हूँ अगर मैंने ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ईश्वर ही है जो मुझे बचा लेगा, कोई ह्यूमन पावर मेरे को नहीं बचा सकता। खाली ईश्वर बचाएगा और तब बचाएगा जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी। ईश्वर मेरे पास नहीं आएगा, मेरे को भगवान के पास चल के जाना है। ये है तीसरा कदम कि दूसरे कदम में तो मैं स्वीकार करूं कि ठीक है मैं हूं, मेरी बीमारी पागलपन की बीमारी है और ये मेंटल ऑब्सेशन है, मैं मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ और इसको मैं तैयार हूँ और मैं मानती हूँ कि कोई, और ये सच्ची भी था। मैं डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी, मैं ये थेरेपिस्ट के पास गई थी, मैं गुरुद्वारे मंदिर यहाँ वहाँ सब गई थी, पर कुछ नहीं हुआ। मेरे को कोई नहीं इसमें मदद कर पाया। तो फिर तीसरा कदम में बोला कि अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर करना है। और इसके बारे में मेरे पास तो कहानी है जो मेरा सरेंडर हुआ था। तो 2 महीने हो गए थे मेरे दारू मीटिंग आ रही थी, हफ्ता नहीं पीती थी, फिर 8वें दिन पी लेती थी। और इन्होंने मुझे कहा था आप पियोगे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मीटिंग जरूर आ जाना और मीटिंग में आके सच बोलना कि मैंने दारू पी थी, झूठ नहीं बोलना। तो मैं हर 8वें 9वें दिन दारू पी लेती थी और फिर आके यहाँ पे बोल देती थी कि मैंने दारू पी ली और रोती थी। और सब मेरे को ताली बजा के बोलते थे वेरी गुड कीप कमिंग बैक। यही कमरा था जहाँ पे मुझे शाबाशी मिलती थी। और घर में तो सब इतने मेरे से नाराज होते थे हर दफा मैंने दारू पी, और क्योंकि घर वालों को तो कुछ नहीं पता था ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो तो उनके हिसाब से तो मैं अपनी दारू कंट्रोल करना चाहिए और मैं नहीं कर रही हूँ कंट्रोल, क्योंकि मैं हद से ज्यादा गिर चुकी हूँ नीचे। उनके लिए तो मैं वो इंसान थी। तो एक दिन 2 महीने हो गए थे, 19 जनवरी, मैं 18 नवंबर में आई थी 1997। 19 जनवरी का दिन था 1998 और मैं लेडीज मीटिंग में गई थी। हमारी उस टाइम लेडीज मीटिंग ये कनॉट प्लेस में होती थी। और वहां से मेरे को एक और लेडी मेंबर, मुझे वो जाती थी उजाला की मीटिंग। ये हमारी लेडीज मीटिंग होती थी 5 से 6:30 और वो फिर और उजाला की मीटिंग होती थी 7 बजे, 7 से 8:30। तो वो मंगलवार को करती थी पहले कनॉट प्लेस में लेडीज मीटिंग और फिर जाती थी उजाला। और मेरा घर रास्ते में पड़ता था और मेरे क्योंकि बच्चे थे तो मैं फिर वो मुझे मेरे पास कार नहीं थी, वो मुझे मेरे घर में छोड़ देती थी। उस दिन उसने मुझे बोला लेडीज मीटिंग के बाद कि मैं नहीं जा रही उजाला, मुझे कहीं और जाना है, मैं तुम्हें खान मार्केट छोड़ दूंगी और तुम वहां से घर चले जाना। मैंने कहा ठीक है। इतनी बढ़िया मीटिंग हुई थी, इतना स्पॉन्सर भी मीटिंग में आई हुई थी, सब कुछ था, इतने हंस खेल के मीटिंग से निकले। उसने मुझे छोड़ा खान मार्केट में। मुझे नहीं पता कैसे, बिना कोई सोच के, बिना किसी के, मैं वाइन शॉप पे पहुंच गई। और वाइन शॉप पे मैंने आधा लीटर वो 500 ml का रम, ओल्ड मंक रम, वो पीती थी मैं, उसका बोतल लिया और मैं घर चली गई। मैं घर पहुंची और बच्चे खेलने गए हुए थे, घर में कोई नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया और मैं 40 मिनट में मेरी वो बोतल तकरीबन खत्म हो गई थी। इतनी
क्योंकि मैंने 8-9 दिन से पिया नहीं था, तो गला इतना सूखा हुआ था, वो तो ऐसे पागलों की तरह उसको मैंने पिया। और ड्रिंक बना के उसमें सोडा या पानी डाल के तमीज से पीना तो मुझे आता ही नहीं था, वो तो खत्म हो गया था सब कुछ। और फिर क्या मैंने देखा कि उसमें आई थिंक 2 ड्रिंक बचे हुए थे। और मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था, मुझे थोड़ी भी नहीं चढ़ी थी। मुझे ऐसे लगा मैंने इतना सारा कोको कोला पी लिया, और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मुझे समझ आया, क्योंकि मैं 2 महीने से आ रही थी मीटिंग में, कि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती जाती है, तो मेरे मेरे बॉडी को और चाहिए, दारू और चाहिए और चाहिए। तो मेरी बीमारी बढ़ रही थी, तो अब आधी बोतल पहले मेरे लिए काफी थी, अब मेरे को और चाहिए था। तो उस दिन मैंने सोचा कि अब मैंने तो दारू ली थी वो शराब, वो धुत होने के लिए, अब पर तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, वाइन शॉप जाऊं, मेरे घर से थोड़ी दूर पे वाइन शॉप थी, उन दिनों में 9 बजे बंद हो जाती थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, वाइन शॉप में जाऊं। तो वाइन शॉप, फिर मैंने सोचा अगर मैं वाइन शॉप पे गई और दारू और लिया, तो फिर तो उसका मतलब अब से मुझे 3/4 बॉटल तो जरूर चाहिए होगा, मेरा बढ़ गया, या शायद 1 बोतल पूरा चाहिए होगा। तो मैंने उस दिन बहुत सोचा, और मैंने कहा आज मेरे पास चॉइस है, या मैं रुक जाऊं, स्पॉन्सर को फोन करूं और आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊं, या मैं जाके एक और बोतल लेके आऊं और एक कभी नहीं जाऊं। क्या करूं, मैं क्या करूं, बहुत देर तक सोचा। और क्योंकि 2 महीने तक आ रही थी मुझे पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था, लिवर का बहुत बुरा हाल था, मरने वाली थी। अभी वो कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा था बचा लेंगे, पर अगर 6 महीने और पिया तो खत्म, सिरोसिस होने वाला था। सब सोचने के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए, कि मैं अपने बच्चों को कैसे ऐसे ठुकरा के चले जाऊं, क्योंकि मुझे पता था उस दिन अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं और दारू लाऊंगी, फिर मैं वापस नहीं जाऊंगी। भगवान की कृपा थी और कुछ नहीं था, कि मैंने उस दिन नहीं गई, स्पॉन्सर को फोन किया, और स्पॉन्सर शॉक हो गई कि अभी तो मीटिंग में मिले थे, क्या हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो गया, पर ऐसे हो गया। मैंने कहा कल सुबह मिलेंगे, अभी जो उस बोतल में पड़ी हुई है उसको खत्म करो, जाओ सो जाओ, अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पहली दफा जिंदगी में मैंने उसको नहीं पिया। मैं गई और मैंने उस बोतल में जो बचा था सिंक, बाथरूम के सिंक में गिरा दिया। मेरे को, मैं इतनी शॉक में थी कि मैं मेरे हाथ से वो दारू में गिरा रही थी, क्योंकि उस दिन मैंने सोच लिया था मेरा हो गया बस, अब मैं नहीं। पर मैं, ये जो ऑब्सेशन था ना, ये क्रेविंग, ये इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मेंबर्स ने कहा था कि अगर तुमको सच्ची में छोड़ना है दारू, तो अपने घुटनों पे जाओ और वो स्टेप 3 की प्रेयर करो भगवान के सामने, और मांगो भगवान से कि बचा लो। अब मुझे तो वो प्रेयर आती नहीं थी। मैंने पेज 63 बिग बुक में है वो प्रेयर, स्टेप 3 प्रेयर, मैंने वो खोली और उसको पढ़ने लगी, और मैं इतना रोई और पढ़ती गई और रोती गई, और मैंने भगवान को बोला मुझे बचा लो, मैं नहीं पीना चाहती, अब मेरे को इस रास्ते से प्लीज हटा दो, आपने मुझे का रास्ता दिखाया है, प्लीज मुझे इस रास्ते पे चलने की शक्ति दो। क्योंकि मुझे पता था अगर वो ऑब्सेशन, एक दफा वो ऑब्सेशन आएगा, वो क्रेविंग आएगी पीने के लिए, फिर मैं उसके सामने मैं नहीं रुक पाती थी, फिर मुझे दारू चाहिए ही चाहिए थी। तो मैं आधा घंटा या 40 मिनट ऐसे मैंने पूजा करी होगी, और रोते रोते, और फिर मैंने किताब बंद करी और मैं सो गई। और सुबह जब मैं उठी, तो पहले सालों के बाद पहली दफा मैं बहुत खुश उठी उस दिन। उस दिन मेरे को सुबह, नहीं तो मेरे को सुबह बहुत होता था दारू पीने के लिए, उस दिन मेरे को बिल्कुल दारू पीने का दिल नहीं था। ऐसे लग रहा था कि मेरे सर के अंदर उजाला ही उजाला हो गया है, नहीं तो मेरे सर में इतना अंधेरा था, ऐसे लग रहा था किसी ने कोई पर्दे खोल दिए हों। और इतना लाइट, इतना उजाला मेरे सर में था, और दिल में एक खुशी थी। और मेरे दिमाग में ये आवाज आई कि से जुड़ जाओ, तुमको दारू की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये लोग तुम्हें संभाल लेंगे। और ये था 20 जनवरी 1998। वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने कहा एक हाथ दो को और एक हाथ दो भगवान को, और तुम्हारे पास कोई हाथ ही नहीं बचेगा दारू पीने के लिए। और अगर तुमने ये दोनों हाथ इनको दे दिए, तो तुम
चल के यहाँ से जा ही नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम तो बंध गई हो। और आज तक मैं वो ही करती हूँ। तो मेरी जो उस दिन मैंने जो भगवान से मांगा और मुझे मिला, मेरी अगले सुबह जब दारू चली गई, मेरे तो इतना ज्यादा भगवान ईश्वर में वो आ गया। मैं तो हैरान रह गई कि ये लोग जो बोलते हैं सच बोल रहे हैं, कि अगर सच्ची में मांगो ईश्वर से तो मिलेगा, वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी। और फिर स्पॉन्सर ने बोला कि रोज मेरे से सुबह फोन पे बात करना। फिर मैंने अपना स्पॉन्सर बदला क्योंकि वो जो लेडी स्पॉन्सर थी मेरे को उसमें उसके साथ मेरे ठीक से बन नहीं रहा था। वो थोड़ा वो बहुत हम लोगों का नहीं जम रहा था। तो मैंने अपना स्पॉन्सर बदला और लेडीज तो थे नहीं इतने, तो जो बाकी लेडीज मेरे बराबर की थी, न्यू कमर्स ही थी। तो फिर मैंने एक मेल स्पॉन्सर लिया और उनके साथ मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। और वो बहुत ही स्ट्रांग थे प्रोग्राम में। हालांकि उनके पास भी 3 साल की उस टाइम तक रिकवरी थी, पर वो बहुत स्ट्रांग थे प्रोग्राम में। और उन्होंने मुझे 12 कदमों में से ले गए। तो रोज सुबह मुझे स्पॉन्सर की बात करनी थी और मीटिंग में भी बोलते थे, ये जो दिमाग है तुम्हारा, ये दिमाग बीमार है, इस दिमाग को मत सुनो, तुम इस दिमाग को अलग रखो और अपने स्पॉन्सर को अपने सारे प्रॉब्लम्स बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है स्पॉन्सर को बताओ और स्पॉन्सर समझाएंगे क्या करना है। और बस चुप करके स्पॉन्सर की सुनो, खुद कुछ मत करो। मुझे तो ये इतना आसान लगा, इतना आसान लगा। मैंने कहा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी समस्या की हल उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब जाके दूसरे इंसान को बता दो, वो मुझे बता देंगे क्या करना और मैं कर लूंगी। और मैंने तो वो ही करा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने इतनी उस रात को अपने आप को इतना पूरा सरेंडर कर दिया था भगवान को और इस प्रोग्राम को। और मैंने ठान लिया था कि अब मुझे उस रास्ते वापस नहीं जाना है। मुझे जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करूंगी, पर मुझे आगे बढ़ना है। और ये एक एक दिन का प्रोग्राम, उन्होंने मुझे बोला आज के दिन दारू नहीं पीना, आज के दिन भगवान के सामने घुटने टेकना, और आज के दिन स्पॉन्सर की सुनना और मीटिंग में पहुंच जाना और सच बोलना। ये सच बोलने का प्रोग्राम है। मैं तो जब मैं दारू पी रही थी, मैं तो इतनी झूठी थी, हर चीज में इतना झूठ बोलती थी। तो ये जो सच बोलने वाला था, ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि डर लगता था ना सच बोलने से। सारे उल्टे काम करती थी, अब उल्टे काम तो छुपाने पड़ते हैं ना। तो पर ए में आते आते जैसे जैसे मेरे एक्शन सही होते गए, जैसे जैसे मैं स्पॉन्सर की सुन रही थी तो मैं सही कर रही थी, फिर मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब और फिर डर भी जाने लगा। डर तो तब होता है जब मैं गलत काम कर रही हूँ और मुझे छुपाना है, पर जब मैं गलत कर ही नहीं रही हूँ और अगर गलती करी भी तो जाके स्पॉन्सर के सामने हाथ जोड़े और बोला मेरे से ये गलती हो गई, और स्पॉन्सर ने बोला कोई बात नहीं, अब ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। मतलब ये जो रिश्ता है ना स्पॉन्सर स्पॉन्सी का, बहुत जरूरी है। उसके बिना मेरे हिसाब से तो रिकवरी नहीं हो सकती। मीटिंग्स बहुत जरूरी है, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बाकियों को देखते हैं कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं। कई लोग तो रिलैप्स होते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि अगर प्रोग्राम नहीं करोगे तो रिलैप्स होगे, तो उससे भी सीखने को मिलता है। कई लोग होते हैं जो ओल्ड टाइमर्स है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए अभी तक, कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे उनकी तरीके से चलना है क्योंकि मुझे भी उसी रास्ते जाना है। मुझे रिलैप्स नहीं करना है। रिलैप्स नहीं करना है तो 12 कदम तो करना होगा। 12 कदम मैं खुद कर नहीं सकती तो स्पॉन्सर के साथ करना होगा। मीटिंग्स में आके उसके बारे में बात करना होगा, प्रोग्राम से पूरी तरीके से जुड़ना होगा, लिटरेचर पढ़ना होगा, सब कुछ करना होगा। तो ये चौथा कदम जो था उसमें तो मुझे अपनी पूरा सब कुछ, सारा जन्म से लेके उस टाइम तक सब सच सच लिखना था और सारा अपना सच उगलना था। जो भी गलतियां करी, जो भी रिजेंटमेंट था, जो भी डर था, जो भी कांड हुए थे, सब कुछ मुझे लिखना था। और उसको लिखने से बहुत आराम मिला, बहुत रिलीफ मिला मुझे। और मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि ये तुम खाली अपने लिए लिख रही हो और किसी के लिए नहीं लिख रही हो, इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ये, और
ये जितना तुम सच से लिखोगे, जितना तुम अपना सच को इस कागज पे डालोगे, उतना ही तुम्हें आराम मिलेगा। और तो मैंने तो पूरा अपना सारा कुछ लिख डाला, सब कुछ। और अगला कदम मैं स्पॉन्सर से शेयर करना था। वो मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरा इतना मैं सब कुछ पहले ही बता चुकी थी स्पॉन्सर को। मेरे स्पॉन्सर ने पहले ही बोल दिया था, ये चौथा कदम तो लिखोगे, जो तुम्हें लगता है गलत काम करे होंगे वो मुझे बता दो, जिससे कि जब मैं अपना सच बोल देती हूँ ना, तो मैं शांत हो जाती हूँ, मेरा दिमाग शांत हो जाता है और मेरा डर निकल जाता है। और जब मैं शांत हो जाती हूँ और डर चला जाता है ना, फिर मुझे दारू पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा दिमाग शांत है। जब मैं अशांत होती हूँ और डर से भरी होती हूँ या गिल्ट से भरी होती हूँ, तो शर्म से भरी होती हूँ, तब मुझे कहीं पे अपनी फीलिंग्स को से भागना पड़ता है। तो फिर मैं जाके दारू पी के अपने अपने आप को शांत करती हूँ। तो यहाँ तो बहुत सिंपल था, दारू पीने की जरूरत ही नहीं है। सच बोलो, और सच बोलो और तुम्हारा डर भी गया। सही रास्ते चलो, किसी के बताए हुए रास्ते पे चलो, तो शर्म भी गई, क्योंकि गलत तो करोगे ही नहीं। ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत आसान है। मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना, मुझे बोलता है तुम दूसरे को कैसे बता सकते हो, वो कौन है तुम्हें जो ईगो होता है ना, कि वो कौन है तुम्हें बताने वाला कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें पता है क्या करना है, अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्पॉन्सर को इतना बता देना, पर ये मत बताना, ये बात कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जब मैं ऐसी गलतियां करती हूँ तो मैं खाई में जाती हूँ। सब कुछ, छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज, सब कुछ मुझे अपने से उठा के बाहर रखनी है, अपने अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि जो ये शैतान मेरे दिमाग में बैठा है ना, ये मुझे उसको लेके दारू की तरफ लेके जाएगा। पहले मेरे अंदर गुस्सा भरेगा, मेरा ईगो बड़ा होएगा, और मैं डर में जाऊंगी, गुस्से में आऊंगी, रिजेंटमेंट में जाऊंगी, उल्टे सीधी बातें करूंगी, और फिर मैं जाके दारू पी लूंगी। तो मैं तो ये बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम रिलैप्स नहीं होना है, तो ये मानसिक, जो मेरी मानसिक स्थिति थी, इसको सही करना है, और वो सही ये 12 कदम करते हुए ही होगा। फिर ये जब मेरा 5वां कदम खत्म हुआ, स्पॉन्सर ने बोला अब तुम लिस्ट बनाओ अपने जो तुम्हारी कमियां हैं, और एक लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी शक्तियां हैं। तो मेरे पास, मुझे तो एक भी शक्ति नहीं दिखी। मैंने 21 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई जो मेरी खाली कमियां थी। मुझे खाली अपनी कमियां दिखी वो चौथा कदम करने के बाद, कि मैं तो ऐसी हूँ। चौथा कदम से मेरी आंखें बहुत खुल गई। मैं सोचती थी मैं दूध की धुली बहुत अच्छी हूँ, खाली दारू पीती हूँ तो खराब गलत करती हूँ, पर नहीं। जब मैंने वो चौथा कदम लिखा, मेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, और मुझे साफ साफ दिख गया कि मेरी जिंदगी अगर अस्त व्यस्त हुई थी, वो मेरी करतूतों से हुई थी, और किसी की वजह से नहीं हुई थी। मैं तो अपने पति पे ब्लेम डाल रही थी, अपने सास ससुर पे ब्लेम डाल रही थी, दुनिया पे डाल रही थी, भगवान पे, कि इनकी वजह से मेरा हाल ये है। किसी की वजह से नहीं था, मेरी करतूतों की वजह से मैं पहुंची थी जहां मैं पहुंची थी। ये मेरे को बहुत क्लियरली दिख गया, और मैं बहुत हैरान हो गई। ये चौथा कदम करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। और फिर मेरे स्पॉन्सर ने एक लिस्ट बनाई, और उसमें बड़ी सारी चीजें लिखी जो मेरी शक्तियां थी। और स्पॉन्सर ने बोला तुमको ये नहीं दिख रहा अपने लिए, तुमको ये नहीं दिख रहा, मेरे को तो खाली ये दिख रहा था कि मैं कितनी खराब हूँ। तो इसीलिए स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अपने आप को सही तरीके से नहीं देख सकती। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा महान हूँ, या मैं सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई हूँ। बीच का बैलेंस मुझे आता ही नहीं है, मुझे दिखता ही नहीं है। तो ये बैलेंस, ये बीच में, ये दूसरे के नजरिए के से देख के, फिर ये धीरे 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 करके थोड़ा बहुत आने लगता है। और फिर बोला गया कि अब 8वें और 9वें कदम में की लिस्ट बनाओ कि जिनके साथ तुमने बहुत गलत काम किए, अमेंड्स। अब दो टाइप के अमेंड्स, मतलब अपनी माफी मांगना। दो टाइप के अमेंड्स होते हैं। एक होते हैं लिविंग अमेंड्स,
जिस दिन मैंने दारू बंद करी और मैंने अपना रास्ता बदला, वो उस दिन से मैंने अपना मेंड माय वेज, अपना तरीका बदलना शुरू किया। वो लिविंग अमेंड्स फैमिली के साथ करना पड़ता है, मतलब मेरे माँ बाप के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे सबसे आसपास हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, उनके साथ, कि मैं दारू नहीं पीऊंगी और मैं अपना बात करने का तरीका बदलूंगी, मैं अपना दूसरे से प्यार से बात करना, दूसरे की इज्जत करना, दूसरे की बात सुनना, ये सारा कुछ सीखना था मुझे तो खाली एक चीज आती थी, मेरी मर्जी। तुम अगर मेरी तरफ जैसे मैं कह रही हूँ वैसे नहीं करोगे, फिर तो तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम तो रिजेंटमेंट 1 मिनट में, गुस्सा 1 मिनट में, रिजेंटमेंट 1 मिनट में आ जाएगी मुझे, क्योंकि तुम जैसे मैं सोच रही हो, कह रही हूँ, वैसे नहीं कर रहे हो। ये मुझे समझ आए कि ये जो स्वयं इच्छा जिसको बोलते हैं, सेल्फ विल, ये इसको मुझे त्यागना था। और भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा क्या थी? भगवान की इच्छा थी कि मैं ये 12 कदमों पे चलूं, और भगवान नीचे उतर के थोड़ी ना आएंगे बताने मुझे कि उनकी इच्छा क्या है। वो ये 12 कदम, और ये जो 12 कदम के सिद्धांत हैं, इनको समझना और अपनी जिंदगी में लागू करना, ये मुझे करना था। और अब मुझे तो इतना डर लगा था। और तो ये एक तो लिविंग अमेंड्स जो तुम अपने परिवार के साथ करते हो, और एक जो किसी खास कोई रिश्तेदार या फ्रेंड के साथ कोई बहुत बुरी चीज कर दी हो, दारू पी के बहुत गलत काम कर दिया हो, कांड कर दिया हो, वो उसकी लिस्ट बनानी थी और उन लोगों से जाके माफी मांगनी थी। तो इतना डर लगा था, कैसे माफी मांगूंगी मैं? वो तो मुझे गाली देंगे या मुझे थप्पड़ मारेंगे कि मैंने क्या बदतमीजी करी। बट मेरे साथ वो, मुझे किसी के पास जाना ही नहीं पड़ा। भगवान की इतनी कृपा थी कि मेरा सामना उन लोगों से ऐसे ही होता गया और मैं उनसे माफी मांगती गई और सब ने मुझे माफ कर दिया। और मतलब ये तो भगवान ने कराया था मेरे से। मुझे तो इतना डर लग रहा था ये कैसे होगा, पर एक एक करके सारे अमेंड्स हो गए। और फिर जो आखिरी 3, एक दफा मैंने ये सारा स्पॉन्सर के साथ कदम, ये 9 कदम सीख लिया। फिर मुझे स्पॉन्सर के साथ उनको कैसे मैं अपनी जिंदगी में लागू करूं, कैसे हर हर रोज मैं कौन सा कदम लाऊं, कौन सा कदम का पहला 3 कदम तो मुझे रोज करना है। तो क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने कहा, अब आप दारू नहीं पीते हो, पर आप लोगों के ऊपर शक्तिहीन हो, सिचुएशंस के ऊपर, स्थितियों पे शक्तिहीन हो। कोई भी चीज, जिंदगी तुम्हारे जैसे नहीं चलने वाली। तुमको जिंदगी के साथ चलना पड़ेगा। जिंदगी तुम्हारे से नहीं, लोग तुम्हारे जैसे नहीं चलेंगे। तुमको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। तुमको रोज अपना ईगो नीचे करना पड़ेगा और तुमको रोज सच में रहना पड़ेगा और भगवान के सामने घुटने टेक के चलना पड़ेगा। और ये सब करना था, ये करने का प्रोग्राम है, ये बोलने का प्रोग्राम नहीं है। तो पर करने के लिए मुझे सीखना था, तो वो स्पॉन्सर के साथ वो किया। फिर उसके बाद में जो लास्ट 3 स्टेप्स होते हैं वो बोलते हैं मेंटेनेंस स्टेप। तो जो जो 10वां कदम था वो था इन्वेंट्री। तो मैंने चौथे कदम में अपना सारा इन्वेंट्री लिखा था कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या है क्या नहीं है। अब वो 10वां कदम भी मुझे रोज करना होता है, रात में बैठ के, कि मैंने आज क्या गलत किया। आज मैंने किसी के साथ बदतमीजी करी, आज मैंने किसी को बड़ा भला बुरा बोला, आज मैंने क्या कुछ ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे ने जो किया सो किया, मैं उसको नहीं बदल सकती, पर मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। मैं अब, और ये भी मैंने सीखा है कि जब भी 2 लोगों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आधी गलती मेरी। मैं तो बहुत जल्दी दूसरे की गलती, तुम्हारी गलती करती थी ना हर चीज में। तुम गलत हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि तुम गलत हो, और रिजेंटमेंट पकड़ ली। पर अब मैंने ये सीखा है कि जब भी कुछ गलत होता है किसी के साथ, मैं अपना देखती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी और मैं
इसको कैसे सही कर सकती थी, मैं इसी बात को कैसे कर सकती थी कि मैं ये गलती ना करती। और मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। अगर कोई और गुस्से में है, अगर कोई और मूड ठीक नहीं है, तो आज मुझे समझ आती है कि अगर वो गुस्से में है, मूड ठीक नहीं है, तो वो मेरे से गुस्सा नहीं है, शायद उनके जीवन में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो उनका मूड ठीक नहीं है। और मुझे उनसे रिजेंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा कंपैशन दिखा सकती हूँ, मैं थोड़ा सा नम्रता दिखा सकती हूँ कि हर चीज मेरे बारे में नहीं होती। पहले तो अगर कोई दो लोग बैठे हुए हैं और अगर मेरी तरफ देख लिया, मैं सोचती थी वो मेरी बात कर रहे हैं। अरे भैया, मैं कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ दुनिया में कि पूरी इस कायनात में खाली एक ऋतु है और सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं एक छोटी सी इंसान हूँ और ये दुनिया भगवान चलाता है। और मेरा काम इतना है कि मैं भगवान के दिए गए सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करूं, एक एक दिन करके। आज का दिन मैं तो सुबह उठते ही भगवान के सामने अपना टेक देती हूँ। तो 11वां कदम यही है, प्रेयर एंड मेडिटेशन। क्योंकि मेरी बीमारी जो है स्पिरिचुअल है, इसका इसका इलाज स्पिरिचुअल है। इट इज अ स्पिरिचुअल मैलेडी, मतलब ये आध्यात्मक बीमारी है और इसका इलाज भी आध्यात्मक है। कहाँ? हायर पार, ईश्वर। तो मैं तो सुबह ही अपने घुटने टेक देती हूँ भगवान के सामने और ग्रैटिट्यूड हर चीज के लिए। कितना भगवान ने एक अल्कोहलिक होके, मतलब ये 3 या 4% सक्सेस रेट है पूरी दुनिया में। रिलैप्स सब होते हैं, सोब्राइटी 3 या 4% लोगों को मिलती है। आज के दिन हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सोबर, हम उन 3 या 4% में से हैं। हे भगवान, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, क्योंकि मेरा भेजा को पलटने में 2 मिनट नहीं लगते आज भी, 28 साल के बाद भी। पर अगर मैं भगवान के सामने अपने आप को अर्पित कर देती हूँ रोज सुबह और भगवान से मांगती हूँ कि आज का दिन मेरा दिमाग को आप प्लीज शांत रखना, आज के दिन मुझे सही रास्ते पे चलाना, आज के दिन इतना ग्रैटिट्यूड, इतना कुछ देने सोब्राइटी के लिए, आज के दिन दारू से बचा के रखना, एक घूंट शराब से और शराब के सोच से बचा के रखना। और फिर मैं अपना सारा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, हर चीज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अगर मैं ग्रैटिट्यूड में रहूंगी, धन्यवाद शुक्राना में रहूंगी, तो फिर गुस्सा और रिजेंटमेंट इतनी जल्दी मेरे अंदर नहीं आएगा। तो मैं रोज भगवान से बोलती हूँ कि मेरे सर में तो प्लीज आप गूंजना, आज फेथ और ट्रस्ट मेरे सर में ये रखना और मेरे हृदय में ग्रैटिट्यूड। आज के दिन मुझे बस इसके साथ मुझे आज के दिन चलने दो। मेरी जो भी समस्या आएगी मैं आपको अर्पित करती हूँ और मुझे रास्ता दिखाओ कैसे चलना है, कैसे क्योंकि मेरे को नहीं पता ये जिंदगी कैसे जीना है। मैं तो अपने आप से बहुत डरती हूँ, इस बीमारी से बहुत डरती हूँ। ये बीमारी मेरे साथ चलेगी आखिरी दम तक। पर आज के दिन अगर मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो वो मैंने बीमारी भगवान को दे दी, तो मैं फिर आज का दिन थोड़ा सही चल सकती हूँ। और इतनी मुश्किलें से गुजरी हूँ, सब गुजरते हैं। और अभी 1.5 साल हो गया, मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई। और वो ही जो मेरे जो स्पॉन्सर थे, फिर हम लोगों ने बाद में कई साल के बाद में, फिर वो मेरे स्पॉन्सर नहीं थे, फिर मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया। फिर हम दोनों ने शादी करी। हम 20 साल AA में साथ थे, शादी में 20 साल में थे और उनकी डेथ हो गई। और मैंने तो सोचा था कि पता नहीं मैं क्या करूंगी, पर इस प्रोग्राम ने संभाल लिया, बचा लिया। बुरी सी बुरी समस्या, कोई भी कठिनाई कुछ भी होगा, ये 12 कदम अगर मेरे साथ होंगे, मुझे दारू उठाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मैं दुख से गुजरूंगी, हाँ मैं डर से गुजरूंगी, हाँ मुझे सब सारे फीलिंग्स आएंगे, पर वो मैं स्पॉन्सर से बात करके, किसी और ए से बात करके दिल हल्का कर सकती हूँ।
भगवान से शक्ति मांग सकती हूँ चलने। उस एक दिन, खाली एक दिन मुझे संभाल लो, एक दिन के लिए मुझे ये दिन काट मेरा आप मुझे ले चलो। और एक करते करते एक दिन निकालना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि अब मैं पूरी जिंदगी कैसे जीऊंगी तिलक के बिना। मैं बस यही कहती थी आज का दिन निकाल दो। मुझे तो पता ही नहीं था मैं आ रही हूँ कि जा रही हूँ कि क्या। 1-1.5 साल तो मेरा दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। पर ये प्रोग्राम, एक हाथ स्पॉन्सर को, एक हाथ प्रोग्राम को, और मैं बस मुझे सब खींच के ले गए। ये बहुत ही बढ़िया फेलोशिप है, ये बहुत ही भगवान का हमको गिफ्ट है। अगर कोई अल्कोहलिक है, यहाँ पे कोई न्यू कमर है, मनोज जी, आप और भी कोई न्यू कमर बैठे हुए हैं, आपको मालूम भी नहीं कि आप पे भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है और आपको ऐसी जगह पे ले आए हैं जहाँ पे आपको दारू पीने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ गए। ये प्रोग्राम, मेरे को तो लगता है कि दारू पीना और दारू पी के जो मैं इतनी दिमाग खराब करना, अंदर इतनी शर्म और गिल्ट और गुस्सा और ये सब, वो ज्यादा मुश्किल था। आज का दिन इतना साफ सुथरा, मेरे रिश्ते इतने अच्छे हो गए। वही बच्चे जो मेरे से बात नहीं करते थे, वही माँ बाप जो मेरे से डरते थे, भागते थे, मेरे रिश्ते इतने, मेरे भाई, मेरे भाभी और मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मेरे अब इतना इज्जत करते हैं, इतना हमारा प्यार है। सब चाहते हैं पूरा टाइम कि वो मैं उनके पास आऊं, मैं उनके साथ समय बिताऊं। मतलब इतनी जिंदगी खुशहाल हो गई है, इतनी सुंदर हो गई है कि और दारू पीने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाती जहां लोग दारू पी रहे हैं। शुरू में नहीं जाना, शुरू में 1 साल में 2 साल मेरे स्पॉन्सर ने कहा था ऐसी कोई जगह में मत जाना जहां दारू होती है। बट धीरे धीरे करके दारू से हम समझौता करना सीख जाते हैं कि दुनिया, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं नहीं पी सकती, पर बाकी दुनिया तो पी सकती है ना, वो थोड़ी ना है अल्कोहलिक। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज न्यू कमर्स आप लोग आते रहिए, इससे बढ़िया प्रोग्राम मिलेगा नहीं। सब कुछ रिकवरी, अंग्रेजी में रिकवरी का मतलब है वापस ले लेना। जो जो मैंने खोया था वो मैंने वापस, मुझे मिल गया। और खाली वो ही नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा मिला। 12 साल मैंने दारू पी और 28 साल मैंने दारू नहीं पी। तो वो जो 12 साल में मैंने खोया था, वो तो जो वापस मिला सो मिला। उसके अलावा जो 16 साल जो एक्स्ट्रा है, उसमें तो मैंने इतना कुछ पाया है। और जब मैं कहती हूँ इतना कुछ पाया है, मीन्स अपने आप को पाया है, अपने आप से रिश्ता मैंने पाया है। सर्विस, दूसरों की मदद करना, खाली अपना नहीं सोचना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों, चाहे फेलोशिप में हो चाहे फेलोशिप के बाहर हो, माँ बाप की सेवा करना और लोगों के काम आना, अपने आप को दूसरों के लिए जीना सीखना, ये मैंने इस प्रोग्राम में सीखा है। और इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है जब मैं कुछ किसी और के लिए करती हूँ। ये सर्विस जो मेरे को यहाँ मिली है इस प्रोग्राम में, इससे बड़ा तो कोई गिफ्ट मिल ही नहीं सकता। सोब्राइटी मिली है, सर्विस, किसी और के काम आना। उस किसी और के काम आती हूँ तो मैं अपनी नजरों में उठ जाती हूँ। मैं तो यहाँ पे इतनी अपनी नजरों में गिरी हुई थी। तो इतना कुछ मुझे मिला है, मेरे पास तो अभी इतना टाइम भी नहीं है इतना बोलने के लिए। बट थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया, और थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर।